तबारक ताला की बड़ी इनायत हुई, वरना जिस हाल से इस रियासत के लोग गुजर रहे थे, जिस हालात से रूबरू होना पड़ रहा था हम लोगों को, वो बिल्कुल एक लाचारी का माहौल था, बिल्कुल एक परेशानी का माहौल था। इस माहौल में ये सब मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के फैसले होते हैं, वही फैसला करता है। वरना गुलाम नबी आज़ाद साहब जो दिल्ली से बाद दूसरे मुल्कों में अपनी सियासत करते थे, एक वक्त पे 50 साल के सियासी रिकॉर्ड के बाद उनको मेरे अल्लाह ने ऐसे प्रोटेस्ट किए और बहुत जोरदार प्रोटेस्ट किए, चाहे वो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे था, चाहे वो किसी तहसील हेडक्वार्टर पे था। और आप सब लोगों ने ये देखा होगा कि जितने सियासी लीडर हैं, जितनी सियासी पार्टियां हैं, उन तमाम सियासी पार्टियों ने किसी ने जमीर को थोड़ा धक्का लग गया तो तब बाकी लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ, उस वक्त मुझे ये, जब मैं उन प्रोटेस्ट में जाता था, मुझे ये ख्याल आया कि हकीकत में गुलाम कोई भी सैफरन वाला, कोई भी बीजेपी वाला एंटी नेशनल का एलिगेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि जिसने हक की बात भी की उसको भी एंटी नेशनल कहा जाता है। और ये जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, ये सारे मुल्क में यही हाल है। अगर किसी ने बीजेपी के, डोडा की भी बहुत बड़ी लिस्ट निकाली गई थी, टाटरी की कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी जहां पर लिस्टें नहीं निकाली गई थी। हमने कहा, मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भैया ये नहीं है, ये अंधा कानून नहीं है, अखनूरी राज नहीं कि लंबा आदमी मिल गया तो उसको लटका दो। भाई अभी एक पटवारी को इस चौधरी साहब के साथ बनती नहीं है, वो इसकी मलकी थी। अगर कोई शख्स, कोई बाशिंदा इस रियासत का, अगर वो नाजायज कब्जे पर भी है, आप उसको नोटिस दिए बगैर वहां से बेदखल नहीं कर सकते। ये कानून है रियासत का, ये यहां पर कानून है, एक्ट हमारा है। ये अगर मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कहा कि आपको 7 दिन का नोटिस देना है। आपका स्टेट अफसर जो है वो जब इविक्शन का ऑर्डर करेगा, उसमें मुझे मैं अपील कर सकता हूं। अगर उसने गलत ऑर्डर मेरा इविक्शन का किया होगा, वो अपील जो है वो सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है, वहां से हाई कोर्ट में जा सकती है, वहां से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ऐसे ही किसी के बाप का राज नहीं है कि किसी को भी उठा के बेचारे को आप निकाल के बाहर कर दो। बिलाशुबा कुछ लोगों पर ज्यादती हुई। जब तक सारे होम मिनिस्ट्री को, मोदी साहब की हुकूमत को, यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को जब ये एहसास हुआ कि ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का सैलाब जो है प्रोटेस्ट का, ये रुक नहीं सकता है, तो उनको फैसला लेना पड़ा और उनको ये बंद करना पड़ा। और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये आज यहां तक पहुंची बात कि उसने कहा कि ये तो छोड़िए किसी का लेना, हाँ हम ये भी देखेंगे कि जिनके पास, यहां के लोगों के पास जमीन नहीं है, हम उनको भी जमीन देने का प्रोविजन बनाएंगे और उसका भी हम कानून बनाएंगे। एक ऐसी मायूसी छाई हुई थी कश्मीर में, बाकी लोगों तो छोड़ो, उनके अपने घरों पे भी जब उनके जो सबसे बड़े लीडर है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनके घरों पे भी जब हमले हुए तब भी उनके मुंह से बात नहीं निकली, क्योंकि उनका अपना दामन साफ नहीं है, जो दामन गुलाम नबी आजाद का साफ है। गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में कहा गया, जब इनको कुछ नहीं लगा, जब ये हमारे प्रोटेस्ट का सैलाब नहीं रुकने लगा, तो कहा कि आजाद साहब ने भी कब्जा किया है कालजू कासर में जमीन पे, दार पे कब्जा किया है आजाद साहब ने। उसमें भी मुझे पूछा लोगों ने, मैंने कहा भैया आओ तुमको मैं बता दूं,
इन्होंने तो कभी उसके लिए, उस धार के लिए, वो तो 90 से कभी वहां कोई गया ही नहीं है वहां पे। अब हाँ, वो धारें थी, वो आप लोगों की भी हैं, हर किसी की थी, ढोक होती थी। लेकिन आज आप लोगों में ये भी बोल दूं मैं आपको, जिनकी ढोके हैं, जिनका इंदराज है, अगर ये लोग नहीं करते हैं आपको रेगुलराइज, आप मेरे पास आइए, मैं कोर्ट से आपको रेगुलराइज करवा के दूंगा। क्योंकि हमने कोर्ट में कई केसेस ऐसे किए जिसमें हमने ये दिखा दिया कि साहब जिसका इंदराज है, अगर सरकारी जमीन अभी तक वो कंटिन्यू कर रही है, लेकिन एक कानून है LB6 के तहत ये जमीन जो है उसकी मिल्कियत, अब बेचारा एक गरीब चौधरी हमारा है, उसकी ढोक थी, उसका इंदराज था, चल रहा था, 1950 से चल रहा है, चल रहे हैं ना आपके भी इंदराज, 50 से चल रहे हैं, 55 से चल रहे हैं। वो कानून जो बना वो 1957 में बना। अब उसमें बेचारा कोई अनपढ़ था बेचारा, वो नहीं अप्लाई कर पाया, उसने नहीं दिया, अपनी दरखास्त नहीं दी कि भाई मुझे मलकियत दे दो इस जगह की। लेकिन हमने अब हाई कोर्ट में केसेस करके कहा कि साहब अगर उसकी नई मलकियत दी गई है, अगर वो उस LB6 में पड़ता है तो उसकी मलकियत उसको दी जानी चाहिए, जिस पर कोर्ट ने ऑर्डर्स कर भी दिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो उसमें कोई आपको परेशानी नहीं करने की जरूरत है, वो भी हम देख लेंगे और इंशाल्लाह रहमान जो आएगा उसका ये काम मैं मुफ्त करूंगा। क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, देखिए ना, क्या छिन सकता है इंसान से? सबसे बड़ी चीज क्या छिन सकती है इंसान से? औलाद को क्या चाहिए? औलाद को एक छत चाहिए रहने को। जब वो छत ही आपने छीन ली तो कानून इस चीज को मानता है कि अगर छत छीन गई तो तुमने इसकी औलाद भी छीन ली। क्योंकि वो कहां रहेंगे? सड़क के किनारे पे तो रहेंगे नहीं, सड़क के किनारे पे धूप में जलेंगे नहीं, बारिश में सर्दी से मरेंगे नहीं। और इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो इसमें मैं समझता हूं कि सियासी चीजों को छोड़कर भी मैं असलम गौनी जाती तौर पे आप लोगों के साथ इस चीज पे खड़ा हूं कि जिस वक्त भी आपको कोई चीज की जरूरत होगी आप मेरे पास आ सकते हो। मेरा फोन नंबर सबके पास होता है, मैं खुद दे देता हूं नंबर, जिस वक्त भी। और मुझे पूछिए, ये अभी बोल रहा ना लड़का कि मुझे पहचानते नहीं मगर आवाज मेरी पहचानते हैं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि मुझे फोन करता होगा। और मुझे बहुत सारे सैकड़ों हजारों फोन में मुझे ऐसे आते जिनको मैंने ना देखा होता है, ना मैंने उनसे कभी पहले मुलाकात की होती है। आते हैं, पूछते हैं, मैं उनको सलाह भी दे देता हूं फोन के ऊपर ही। और अगर आने की जरूरत हो तो मैं कहता हूं यहां पे आ जाओ, यहां पे मैं काम करवा। हमारा मुद्दा ही देखिए, असलम गौनी को कोठी नहीं बनानी, अल्लाह का करम, हमारी हमदर्दी है। हम उस हमदर्दी की बुनियाद पे चाहते हैं कि लोगों के साथ चलें। और वो हमदर्दी असलम गौनी ने सोचा कि ये मैं अकेले तो कर नहीं सकता हूं, मुझे इसके लिए कोई फोरम तो मिलेगा नहीं। तो जो ही आज़ाद साहब ने इजहार किया कि मैं कश्मीर वापस आ रहा हूं, मुझे उन्होंने इस्तीफा देने से 4 दिन पहले फोन किया। मैंने कहा जनाब बिस्मिल्लाह आ जाइए, आपके 90% में हम भी अपना 1% डालेंगे और इंशाल्लाह चलाएंगे इस चीज को। बाकी रहा लोगों को आई अकल तो अल्हम्दुलिल्लाह, उनके फायदे की बात है, उनको नहीं आई तो बिस्मिल्लाह। अब हम हमारे पास भी कितनी एक जीने को जिंदगी है, थोड़ी सी रही है, बहुत सारी चली गई, लेकिन कम से कम अपने अल्लाह के सामने तो सच्चे होंगे ना, उसको तो मुंह दिखाने के काबिल होंगे ना कि भाई ठीक है हमने कोशिश की, हमारे लोग परेशानी में थे, हमारे लोगों पर जुल्म जबर था, उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा था, उनके साथ उनकी हक तलफी हो रही थी, उनके साथ ज्यादती हो रही थी। और उस ज्यादती को देख के हम चुप नहीं बैठे, हम घर के अंदर नहीं बैठे, हम अयाशी करने को नहीं बैठे। हमने कहा नहीं, चलो हम इन अपने गरीब लोगों के साथ चलते हैं और देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। अब ये गरीब लोगों का, क्योंकि हमारी रियासत में ज्यादा तो गरीब लोग ही है ना, अब ये इन गरीब लोगों को अपना सोचना है कि क्या ये गुलाम नबी आजाद जो 2.5 साल यहां पे चीफ मिनिस्टर रहा था, मैं गिनूंगा नहीं उसने क्या किया था, वो सब आप लोगों को पता है कि उसने क्या क्या किया था और कहां पे। मैं समझता था, मैं कभी खुद कहता था जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं समझता था अगर बलेस का सिपाही भी सड़क पे खड़ा होता था ना, वो भी चीफ मिनिस्टर की तरह खड़ा होता था। इन पहाड़ों को
इन जंगलों को, वीरान इलाकों को ऊपर वाले ने एक मौका दिया आजाद साहब की शक्ल, और आजाद साहब ने उस चीज को जुटलाया नहीं, उन्होंने उस चीज को साबित करके दिखाया कि देखो जो तुम लोगों के साथ पिछले 60 साल से नहीं हुआ है, मैंने 2 साल में तुम लोगों के साथ करके दिखाया। अब अगर किसी मेरे भाई को, किसी मेरे बंधु को जिन लोगों के साथ आप मिलते हो, जिनको कोई रिजर्वेशन हो, जिनको कोई इसके बारे में ये कहने को हो कि नहीं, मुझे मेरे साथ कई लोगों ने बोलते हैं, कई लोग कि आजाद साहब ने क्या किया। जिन लोगों ने आजाद साहब के ऊपर अयाशी की, जिस वक्त आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जिन लोगों को आजाद साहब अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा के चलते थे, वो लोग आज कहते हैं लोगों के पास जाके कि गुलाम नबी आजाद ने क्या किया है बदरबाग के लिए। अरे बदबख्तो, तो कम से कम देखो, तुम सियासत करो अपनी, मगर झूठ मत बोलो। गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या किया है वो देखने को सामने है, मुझे गिनना नहीं, मुझे बताना नहीं। अब ये तंजीम एक गुलाम नबी साहब, आजाद साहब की एक अमानत आपके पास हमारे जरिए, किसी और के जरिए हम आपके हवाले करते हैं, और आप हमारे लीडर हो, हम आपके लीडर नहीं। ये बात मैं हर जगह कहता हूं, मैं वर्कर लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं। वर्कर कुछ नहीं होता है, वर्कर लफ्ज कुछ नहीं होता। हम साथी सब हैं, हम भाई भाई सब हैं, हम सबको कोई अच्छी सूरत हाल में होगा, कोई कम में होगा, लेकिन हम भाई, सब भाई, हिंदू मुसलमान, जो कोई किसी जात का, मजहब का, किसी चीज का हमको तजाद नहीं, क्योंकि हम सब की परेशानियां यकसा हैं, हम सब की परेशानियां एक हैं। और जब परेशानियां एक हैं तो फिर हम अलग अलग राग क्यों अलापें, क्यों अलग अलग बात करें। ये चीज गुलाम नबी आजाद आपको सिखाता है। वो हर जगह पे जहां पर आता है, जहां पर जाता है, उस जगह पे आके बता देता है कि भैया देखो, जैसे कि हम इकट्ठे ही चल सकते हैं और इकट्ठे ही चल के इस कारवां को कहीं पहुंचा सकते हैं, तो तभी आपकी जीत होगी, तभी सबकी जीत होगी। अब आज आपके पास ये ब्लॉक कमेटी, पहले इस तहजीब है, एक स्टेट कमेटी है, उसके बाद एक प्रोविंशियल कमेटी है, उसके बाद एक जोनल कमेटी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, और उसके बाद आपकी ब्लॉक कमेटी बनी। ब्लॉक कमेटी, इसके बाद आपको जहां पर टाउन है वहां पर आपको वार्ड कमेटीज बनानी है, जहां पर पंचायत है वहां पर आपको पंचायत कमेटी बनानी है। वो इसलिए नहीं किया हमने कि अब थोड़ा ढांचा बन गया। अब अल्लाह का करम यह है कि आसिफ गत्तू हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे छोटे भाई हैं, छोटे हैं, अभी चल सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, किसी से 5 रुपए लेके चलने की बात नहीं, किसी से 10 रुपए लेके। मैंने बड़े बड़े लीडरों को देखा है, कोई उनको कहता था मुझे ट्रांसफर करवाने के लिए जाना है, तो वो कहते थे पहले टिकट करवाओ हमारी, फिर चलिए। उनमें उन्होंने एक रिटर्न निकाला कि डिस्ट्रिक्ट का और जोन का ऑफिस बेरर वही होना चाहिए जिसको अपनी कन्वीनियंस हो, जिसको अपनी गाड़ी हो, और जो गुजारे वाला आदमी। हाँ, इसके बाद 2 लोगों को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है इससे कि भाई ऑफिस बेरर बन सकता है जब उसके पास गाड़ी हो। और आज आपको शुक्र है, मैं कहता हूं काफी मेहनत की हम लोगों ने भी, बहुत लेवल में हम मेहनत करके जोन की कमेटी बनाते थे। आजाद साहब के पास जाते थे, वो 1 मिनट में उसको कहते थे नहीं गलत है, फिर हम बनाते थे, फिर गलत है। बार रिप्रेजेंटेशन मिली है हमारी तंजीम में, हमारी पार्टी में, जो आजाद साहब ने कहकर कहा हर जगह के लिए, उतनी पहले कभी नहीं रही। जिस वक्त 3 ऑफिस बेरर बने, आपका क्या नाम बेटे, कहां से आया कहां से नहीं आया वो अलग बात रही, लेकिन एक आपका आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे चल के हर जगह पे कोई जगह नहीं है, चाहे वो जोनल कमेटीज हैं, चाहे वो प्रोविंशियल कमेटीज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, किसी जगह पे कमी नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता मैंने भी ये बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि बदरबाग के ब्लॉक में तो मैं हर फर्द को जानता हूँ, उसका नाम जानता हूँ, उसका फ़ोन नंबर जानता हूँ, ये तो हो नहीं सकता है। तो वो तो मैंने कहीं से लेना है। तो वो अभी आसिफ साहब ने इसका
एतराफ़ किया और मैं इन्हीं को, इन दोनों को, आसिफ साहब को भी और क्या नाम है, या आज भी दूसरी पार्टियां क्या करती हैं, पहले ये होता था कि आपके लिए एक शेड्यूल ट्राइब विंग बनाया जाता था। शेड्यूल ट्राइब विंग एक अलग विंग होता था, उसी के आप ऑफिस बेरर बनते थे। आज अगर आप सारी लिस्टें निकालोगे, गिन के देखोगे, तो मैं समझता हूँ आपको अपनी आबादी से, उस तनासुब से आपकी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हमारी तरफ से, और शेड्यूल कास्ट भी। नरेश गुप्ता जी थे, जो हम यहाँ इस इलाके से 3 लोग थे, तो हो सकता है कुछ नाम छूट गए हमारे, नहीं आए हूँ पूरे जहन में, लेकिन जो नाम आए हैं और जो नाम दिए गए हैं, मैं आसिफ साहब और खासकर क्या नाम है, आरिफ साहब को ये कहूँगा कि आज की मीटिंग की गर्ज़ो गायत सिर्फ ये थी कि आप, और साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि आज़ाद साहब का टूर प्रोग्राम कैसे, हमको कौन सा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे जहन में तो था, मेरी अभी पीछे उनसे जम्मू में बात हुई थी, अब ये जो है मई का महीना तो लग गया, हाँ, तो क्या आप क्या कहते हैं, कितनी एक देर पहले आपको पता चलना चाहिए कि साहब प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम तो करना ही है ना, प्रोग्राम एक चीज का मैं आप लोगों के साथ बड़ी ईमानदारी से और बड़ी नेकनीति से बोल रहा हूँ, और जो मैंने आज़ाद साहब को 10 बार उनके मुंह पे बोली के बाद, मुझे दुख एक चीज का है कि ये जगह जिस हमने, वो कांग्रेस का कल्चर सिलसिला खत्म। अब कोई भी किसी भी साथी को मैं ये नहीं सुनना चाहता हूं कि मैं कांग्रेसी हूं, मेरे घर वाले कांग्रेसी, मैंने कुछ साथियों की जबान से सुना। जिस आदमी ने 50 साल वहां पर दिए, जिस आदमी का इतना बड़ा एक फैसला था, अगर आज़ाद साहब ऐसे भी कांग्रेस में जैसे थे वैसे भी रहते, तब भी बहुत बड़ी दुनिया है वहां पे, बहुत बड़ा हिसाब किताब, लेकिन उन्होंने फैसला किया यहाँ पर आपके पास आने को, और आपके पास आ गए। अब के जो